आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में ना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया थर्मोडायनेमिक्स में मुझे मतलब इधर उधर चीजें हो रही, बहुत ज्यादा है असल में। चैप्टर काफी बड़ा है और बड़ा होने की वजह से मैं इसमें कई सारी चीजों को एक साथ मिक्स करके पढ़ा रहा हूं। अगर मैं इसको चाहता तो जैसे मैंने वहां बाद में क्या किया था, उसी को करते करते डेल्टा एच को बताते बताते, सही मानो मैंने टॉपिक क्या लिखवाया था, सुनिए आप, एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज, ये दो टॉपिक लिखवाए थे। लेकिन मैंने उसी में लास्ट में जाते जाते क्या कर दिया, डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन प्रूफ करा दिया। तो एक ही टॉपिक में दो हो गए थे वो, समझो। तो अगर मैं चाहता तो उसको अलग से भी लिखवा सकता था, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। क्लियर है? लेकिन मेरी बात ध्यान सुनो, अब मैं इस चैप्टर बार बार कर रहा हूं, इसको क्लिप कर करके पढ़ा रहा हूं। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको एक साथ मिक्स करके पढ़ा रहा हूं। बस आपको मेन चीज है कि क्वेश्चन आने चाहिए, तरीका आना चाहिए, क्या बता रहे हैं वो आना चाहिए। क्योंकि बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, और इसका वेटेज भी ठीक ठाक है। तो इसलिए इसको आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान समझना है। मैंने कल की क्लास में बताया था, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कहां से कहानी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से। हालांकि ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। आज थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे, साथ साथ एग्जांपल्स, और उसके आगे बढ़ेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, हीट कैपेसिटी, और वहां से आपको एक अलग ही अंदाज में चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। लिखो जल्दी से, पहले आप हेडिंग डालो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लिखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहला टॉपिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लिखेंगे, लिखो, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन which proceeds, the chemical reaction which proceeds, the chemical reaction which proceeds with the evolution of heat energy, the chemical reaction which proceeds with the evolution of, evolution मतलब निकलना, evolution of heat energy, evolution of heat energy are called exothermic reactions. The chemical reactions which proceed with evolution of heat energy are called exothermic reactions. वो रिएक्शन जिनमें की हीट प्रोड्यूस होती है। जब कोई केमिकल रिएक्शन कराई जा रही होती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्ट किस साइड आती है, बार बार बोला, प्रोडक्ट किस साइड आती है, हीट। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट का इवोल्यूशन हो उनको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें? बहुत अच्छे, ठीक है। देखिए एग्जांपल के तौर पर जनरल रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, मान लो कि कोई दो रिएक्टेंट लिए, A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी प्लस हीट। बहुत ध्यान सुनिएगा, देखो कितने आसान वे में बता रहा हूं। A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी प्लस हीट। मतलब कहने का ये हुआ कि कोई दो रिएक्टेंट मिलकर कोई दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दो ही हो। कल हमने एक जनरल रिएक्शन ली थी A टू B, वो भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मेन मुद्दा ये है, अभी हम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, बस एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं कि इधर साइड रिएक्टेंट है, इधर साइड प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट से जब कोई प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट के साथ साथ क्या इवॉल्व हुई, हीट इवॉल्व हुई। अगर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट इवॉल्व हो रही होगी तो उसको कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल लिखेंगे इसके, ठीक है ना। अच्छा पहले बताओ, पहले तो बताओ मुझे, अगर एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब बताओ, HP, व्हाट डू मीन बाय HP? HP मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, वेरी गुड, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और HR मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये दो चीजें हो गई। बताओ अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कल मैंने बताया था इस पर, कल खूब अच्छे से चर्चा करी थी। बताओ HP बड़ा होगा या HR बड़ा होगा? HP छोटा होगा। समझ में आ रही बात ना? HP की वैल्यू HR से कम होगी, बार बार कह रहा हूं। क्यों हो जाएगी भाई? क्योंकि कुछ हिस्सा हीट का बाहर चला जाएगा सराउंडिंग को। तो जो हमारे पास सिस्टम बचा है, सिस्टम मतलब मैं जो करवा रहा हूं सिलेंडर के अंदर, पता लगा मैंने कोई दो गैस लेके कोई दो नई गैस बनवाई, और उन नई गैस के बनने पर हीट इवॉल्व हो गई। वो गई कहां? सराउंडिंग में चली गई। अब उसके पास तो नहीं रह गई ना, इसका मतलब हीट निकल गई। तो प्रोडक्ट की हीट पक्का या प्रोडक्ट की एंथैल्पी पक्का। व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी? टोटल हीट कंटेंट इन द सिस्टम। समझ गए ना? तो इसका मतलब प्रोडक्ट की हीट, प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से क्या होगी,
कम होगी। इसका मतलब HP लेस देन HR। अगर HP HR से छोटा होगा तो मुझे पता है, पूरी उम्मीद है कि आप बता देंगे डेल्टा H मतलब क्या, HP माइनस HR होता है। अगर HP छोटा है HR बड़ा है तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब आज के बाद से याद रखेंगे डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी, सॉरी HP माइनस ऊपर एंथैल्पी ऑफ, सॉरी यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब बताओ HP माइनस HR जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसी भाई सुनो बात को ध्यान से, ठीक है ना। A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D प्लस Q। अगर मैं हीट को क्या लिख दूं, Q। ये बड़े काम की बात है, ध्यान सुनिएगा। रिएक्शन में जब लिखेंगे, रिएक्शन में जब लिखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ जब लिखेंगे हीट को तो प्लस में लिखेंगे, लेकिन जब उसको अलग से बताएंगे तो माइनस में बताएंगे। बार बार कह रहा हूं, मान लो किसी रिएक्शन में लिखा हुआ है A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D प्लस 40 किलो जूल, तो प्लस में 40 किलो जूल लिखेगा। क्यों लिखा है प्लस में, क्योंकि प्रोडक्ट की साइड लिखा है। अगर यही चीज इधर लिखी होती तो ये फिर माइनस में लिखी जाती, समझ गए ना। प्लस का क्यू अगर इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, क्लियर है। लेकिन ये प्लस का क्यू मतलब प्रोडक्ट, जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो वैसे हीट भी साथ साथ फॉर्म हुई, समझो प्रोडक्ट के जैसे ही हीट भी बनी है, क्लियर। तो रिएक्शन के साथ तो लिखा गया प्लस में, बट अगर तुमसे कोई इस रिएक्शन का क्या पूछे, एंथैल्पी चेंज पूछे, इस रिएक्शन का क्या पूछे, एंथैल्पी चेंज, तो आप बोलोगे डेल्टा H बराबर माइनस क्यू। बार बार रिपीट करो, ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा हूं। यहां ये टर्म अगर प्लस में लिखा है तो जब इसको अलग से लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, और अगर यहां कोई टर्म माइनस में लिखा है तो जब इसको यहां लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, और वो तभी होगा जब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं पहले, है ना। देखो ध्यान सुनो, सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया आपको कार्बन डाइऑक्साइड का, कल भी बताया था, बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है। कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, मतलब कार्बन की बर्निंग करा दी, कंबशन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, समझ गए ना। ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन कंबशन की सपोर्टर होती है, बहुत बड़ी सपोर्टर। बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता। अगर वैक्यूम में हम तीली जलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जलेगा, समझ गए ना। जहां एयर मौजूद ना हो या ऑक्सीजन मौजूद ना हो वहां पर आग जलाने की कोशिश करोगे तो आग नहीं जलेगी, क्लियर है। तो आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कोयले को बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात आप, पक्का। किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करना हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करना हो तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, समझ गए। इसीलिए नालियों में जो हम लोग घरों का वेस्ट निकाल देते हैं नालियों के अंदर, यानी कि अगर किचन वगैरह का जो वेस्ट होता है या कोई चीज़ है जैसे चावल वगैरह सब्जी वगैरह जो हम नालियों में जो चली गई है, उसके लिए क्या चाहिए होती है, अब वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। चावल ववल आपका पालक सारे जो भी चीज़ें होती हैं आपकी सब्जी वब्जी जो नालियों में पड़ी है, क्या है वो, हाइड्रोकार्बन्स हैं। उन हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। इसीलिए जिन जगहों पर कोई सड़न गलन या जहां पर जो ऐसी कोई हिस्सा बन जाए जहां पर कोई क्या हो रही हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा सड़ रही हों, वहां पर ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, समझ में आ रही बात ना। कारण क्या है, क्योंकि उसकी बर्निंग के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती। सड़न दुर्गंध क्यों आती है, सड़न क्यों होती है, दुर्गंध भी इसी के लिए आती है क्योंकि जितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए उसको बर्न करने के लिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो नालियों में मौजूद जो हमारे घरों का किचन से निकला हुआ वेस्ट होता है, उस वेस्ट को बर्न करने के लिए, वो खुद भी तो हाइड्रोकार्बन है, रोटी है, चावल है, कुछ भी ऐसा, आलू है, जो भी आपने सब्जी वब्जी बहा दी अगर नाली में, तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन को कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, समझ में आ रही बात ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर इसकी कमी पड़ जाएगी तो आपके आसपास की नालियां सड़ने लगेंगी, समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। इसीलिए नालियों को साफ कराया जाता है भाई, ये सब अगर वो वहीं जमा होता रहेगा तो वो सड़ने लगेगी, और दूसरी बात उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी उतनी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, तभी वो बर्न नहीं हो रहे होंगे। अदरवाइज वो चीज़ बर्न हो जाएगी अगर, तो बर्न होकर के क्या बनता है बताओ, हाइड्रोकार्बन की बर्निंग से H2 और CO2। अगर वो चीज जो नाली में पड़ी हुई है अगर उसको उतनी ऑक्सीजन मिल जाए जितनी चाहिए तो बर्न होकर के क्या बदल जाएगी, H2O में और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ गए ना, बहुत अच्छे। चलो अभी फिलहाल के, लेकिन हम तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे थे, मैंने आपको अलग से एक अलग ही कहानी बता दी कुछ। तो C + O2 गिव्स आउट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, गैस। कैसी रिएक्शन होती है ये, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। और कितनी हीट इवॉल्व होती है, 393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 393.5 किलो जूल, ये ध्यान समझो। अब इसको, अब ये रटना नहीं है,
1% भी इस बात को रट्टा नहीं मारना है, बट एक दो को याद कर लोगे तो फायदा रहेगा। एक दो याद रह जाएंगे, वैसे भी रह जाएंगे, इतनी बार ये एग्जांपल आएगा कि ये आपकी याद हो जाएगी 393.5। बट ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे याद करने बैठ जाओगे तो दुनिया भर की रिएक्शन है, किस किस की याद करोगे कि किसमें कितनी हीट निकलेगी। ये जो निकल रही क्या बता रहा है ये, अगर हम कार्बन के 1 मोल को बर्न करते हैं, कार्बन के 1 मोल को, 1 मोल मतलब कितना कार्बन, ग्राम में बताओ, 1 मोल मतलब कितना कार्बन, 12 ग्राम कार्बन ना भाई, बोलो ना, क्यों नहीं बोलो, 1 मोल मतलब 12 ग्राम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन को अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेकर बर्न करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेकर बर्न करें, 12 ग्राम कोयला से, 12 ग्राम कोयला जलाने से अगर पूरी तरीके से बर्न हो जाए, कंप्लीटली बर्न हो जाए, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। समझ में आई बात ना, केवल 12 ग्राम कोयला इतनी हीट दे देगा आपको, 393.5 किलो जूल। ये सराउंडिंग को ही तो मिलेगी। सिस्टम कौन हुआ, कोयला, लेकिन सराउंडिंग कौन हुआ, जब हमने चाय पका रहे हैं, आप उस पर खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, कोयलों पर अगर आप किसी चीज़ को पका रहे हैं तो कोयले से मिलने वाली जो हीट है वो आपको सराउंडिंग को ही तो मिल रही है। बोलो कोई डाउट तो। अब अगर तुमसे मैंने पूछा कि पहले तो मैं पूछूं तुमसे, ये बताओ कैसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट की साइड हीट प्लस में लिखी हो तो समझ जाएंगे इसका मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ डेल्टा एच क्या हो जाएगा इसका, तो बोलेंगे माइनस का 393.5 किलो जूल। अगर कोई सवाल कर ले तुम्हें ये बात क्या बता रही है, ये माइनस का 393.5 किलो जूल क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी से रिएक्टेंट की एंथैल्पी जब कम हुई ना, कोयले के अंदर बहुत एनर्जी थी, एनर्जी कंटेंट, कोयला जब तक वो कोयला था, जला नहीं था, तब तक उसके अंदर एनर्जी कंटेंट बहुत भरा हुआ था। जब वो जलकर राख हो गया तो एनर्जी कंटेंट बिल्कुल खत्म। समझ में आ रही बात ना। और वो एनर्जी कंटेंट कहां चला गया, सराउंडिंग को। यानी कि जो प्रोडक्ट बना राख, उस राख की एनर्जी कितनी है, कम है, बहुत कम, बहुत कम। और जो कोयला था उसकी एनर्जी क्या थी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा। प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा, इसलिए डेल्टा एच कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, हीट इवॉल्व होगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल और ले, हाँ कहाँ बच्चे, यहाँ माइनस में होगा, अगर अभी बताएंगे वो एंडोथर्मिक में आएगा ना, क्यों परेशान हो रहा हो, अगला वही है, ठीक है। तो अभी देखो H2 प्लस हाफ ऑफ O2, H2 प्लस हाफ ऑफ O2, बोलो क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब मैंने ये हाफ ऑफ O2 क्यों लिया, क्योंकि मुझे 1 मोल फॉर्म करना है बस। तो 1 मोल वाटर जब बनता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जब 1 मोल वाटर बनता है तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, अगर कोई सवाल करे तो हीट प्रोड्यूस होती है 285.8 किलो जूल, इतनी जूल हीट प्रोड्यूस होती है। इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है जब वाटर का फॉर्मेशन होता है, बार बार कह रहा हूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है ना, तो हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, समझ गए ना। और जब हीट निकलेगी तो इसका मतलब है कि अब वैसे ही बताओ ना, गैस, ये हाइड्रोजन क्या है, बोलो हाइड्रोजन क्या है भाई, गैस है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस। H2O अगर लिक्विड बना, अगर H2O मेरा लिक्विड बना, तो भाई एक बात तो बताओ, गैस से कोई चीज लिक्विड फॉर्म में आ रही है तो एनर्जी रिलीज करके ही आ सकती है, क्योंकि जिसको जब एनर्जी मिलती है ना, जब हम हीट देते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जाती हैं चीजें, रैंडमनेस बढ़ती है, समझ गए ना। और जब किसी चीज को हम फ्रीज करते हैं या फिर नीचे लाते हैं, यानी कि गैस से लिक्विड की ओर लाते हैं, तो उसकी रैंडमनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बोलो बात। और रैंडमनेस को कम करना है तो हीट निकालनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारे अंदर मौजूद एनर्जी कंटेंट को यहां से रिमूव करा लूं, मतलब निकाल लूं आपके अंदर से मौजूद एनर्जी को, हीट को, हीट कंटेंट, तो आपकी जो रैंडमनेस है, जो मूव करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना, सिंपल। तो इसका मतलब ये हो गया, 2 एग्जांपल काफी है मेरे हिसाब से एक्सोथर्मिक पे। किसमें से हीट निकालने का, अपने आप निकलेगी भाई, ये प्रोसेस में खुद निकल जाएगी हीट। मतलब निकालने का मतलब कोई पंपिंग करके नहीं निकाली जाती है। मतलब हम कहते हैं कि जब ये रिएक्शन होती है ना तो हीट इवॉल्व होती है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइंड होकर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते हैं, तो हीट इवॉल्व अपने आप ही होती है। समझ में आ गई बात ना। और कितनी होती है, अगर 1 मोल वाटर बनता है ना, 18 ग्राम पानी बनता है, तो इतनी हीट इवॉल्व होती है। समझ गए, क्यों देनी पड़ेगी, ये किसने कहा, ये किसने कहा कि कंबाइंड करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। बच्चे मेरे प्यारों, मैंने आपको क्या कहा, रिएक्शंस होने के कई तरीके हैं भाई। आप रिएक्शन कराइए, 2 चीजें एक दूसरे के संपर्क में आई, सुनो ध्यान से, क्या कभी कोई ऐसी रिएक्शन देखी है, एक मैं सुनो, मैं बता रहा हूं, क्या कोई ऐसी रिएक्शन देखी है जिसमें कि आपने 2 चीजों को मिक्स होते देखा और वहां पर ठंड पैदा हो गई हो,
नहीं हो सकती? हो सकती है भाई, समझ गए ना? जब हम यहाँ से मान लो पेट्रोल वगैरह मेरे हाथ पे रखा हुआ जो उड़ने लगता है तो ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है, कुछ बात समझ में आ रही ना? तो बात को पकड़ो। ऐसी भी रिएक्शंस होती है बच्चे जिसमें कि जब दो चीजें आपस में मिक्स होती हैं, कंबाइंड होती हैं, तो वो कंबाइंड होने पर अपनी हीट निकाल देती हैं, अपने अंदर से मौजूद हीट को निकाल देंगी। सुनो, दो चीजें मिलते समय अपने अंदर मौजूद एनर्जी का जितना हिस्सा बाहर कर दें उतनी ज्यादा स्टेबल रहेंगी। समझ में आ रही बात ना? उतनी ज्यादा स्टेबल होंगी। कारण क्योंकि मैंने बताया था जितनी ज्यादा एनर्जी कम होती है उतना ही चीजें क्या हो जाती हैं? स्टेबलाइज हो जाती है, स्टेबल हो जाती हैं। क्लियर है? ओके, हाँ। 1 मोल क्यों लिया? कोई जरूरी नहीं था, आप 2 ले लो। अगर मैं इसको यहां लेता क्या 2H2, ये क्योंकि ये क्या कह रहा है? ये स्टैंडर्ड है। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड? मतलब वो कहेगा कि भाई 1 मोल वाटर बनने पर इतनी होती है, तो वो आपको ये वाली कह रहा है अगर याद करने का मन हो तो ये याद करना है। अब ऐसे 2 मोल की, 4 मोल की, 10 मोल की याद करने की जरूरत नहीं है, 1 मोल की याद कर लो कि 1 मोल कितनी, अगर 2 मोल बनाएगी उसकी डबल निकलेगी। अगर मैंने यही H2 के बजाय क्या ले लिया 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, तो वाटर के कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। 1 मोल वाटर के फॉर्मेशन पे इतनी एनर्जी निकलती है, तो 2 मोल वाटर के फॉर्मेशन पे कितनी निकलेगी? इतनी। क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसे ही आएगा कि बताओ अगर वाटर की, बार बार कह रहा हूं ध्यान सुनना, वो कहेगा इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय ए केमिकल रिएक्शन विद H2 एंड O2, H2 और O2 की केमिकल रिएक्शन से H2O के बनने में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो 285.8 किलो जूल है। बताओ 20 मोल वाटर बनाने के लिए कितनी एनर्जी निकल जाएगी, कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी? तो आपको ये 1 मोल की दे रखी 20 से मल्टीप्लाई करके एमसीक्यू में 1 नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रही बात ना? तो 1 मोल की पता है आपको, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर? अभी बता इसका डेल्टा एच कितना होगा? अगर मैं पूछूं डेल्टा एच तो बोलेंगे भैया माइनस का 285.8 किलो जूल होगा। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। हाँ, वेरी गुड, ये भी कह सकते हैं। लेकिन लैटिस क्यों नहीं कह रहे हैं इसको? क्योंकि बच्चे लैटिस जनरली सॉलिड में बनती है। सॉलिड में क्यों बनती है? जैसे NaCl जनरली आयनिक कंपाउंड में बनती है, लेकिन H2 प्लस O2, ध्यान सुनो, H2 प्लस O2 मिलकर जो H2O बना वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। कई सारे लोगों ने आपकी बार टेस्ट में लिखा था, जब मूर्ख लोग हैं मेरी समझ में बात नहीं आती कि केमिस्ट्री का जो टेस्ट हुआ था उसमें लिख रहे हैं आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल में लिख रहे हैं H2O HCl, और जबकि इस पे सबसे ज्यादा जोर देके मैंने बताया कि भाई बच्चों देखने में H2O लगता है कि आयनिक है, जबकि H2O आयनिक नहीं है। कंपाउंड कैसा है H2O? बोलो, कोवेलेंट है। वैसे तो मतलब बॉन्ड के हिसाब से अगर देखें तो कैसा है? बताओ, इसको आप कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में लिखोगे या आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल में? कोवेलेंट बॉन्ड के। कई सारे लोगों ने लिखा है H2O को आयनिक के साथ लिखा है, HCl को भी आयनिक के साथ लिखा है। क्या सोच के लिखा है कि भैया H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। क्या गधे हैं? बार बार कह रहा हूं, ये H प्लस और OH माइनस में कैसे टूटता है बताओ? पोलर होने की वजह से टूटता है, पोलर होने की वजह से। समझ गए ना? कोवेलेंट या आयनिक होने की वजह से नहीं। वाटर कैसा है? कोवेलेंट कंपाउंड। बट भैया कैसा है? पोलर है। पोलर होने की वजह से 2 पोल में ब्रेक हो जाता है। किस किस में? H प्लस में और OH माइनस में। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? वैसे HCl भी कैसा है? कोवेलेंट कंपाउंड। बट भैया ये पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि Cl जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, और Cl के ओर अट्रैक्ट होने की वजह से Cl पर क्या आने लगता है? पार्शियली नेगेटिव, और H पर क्या आने लगता है? पार्शियल पॉजिटिव। इसलिए HCl कैसा हो जाता है? पोलर। पोलर बट है कोवेलेंट ही, तो पोलर कोवेलेंट। समझ में आई बात ना? ओके, चलो चलो छोड़ो। अभी फिलहाल के लिए इसमें यहाँ लैटिस एंथैल्पी इसको इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये कोई लैटिस नहीं बन रही है, बल्कि ये कोई लिक्विड बन रहा है। लैटिस का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में बनना, क्रिस्टल लैटिस। जैसे नमक की बनती है क्रिस्टल लैटिस, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं और वो क्रिस्टल क्या बनाते हैं? लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो इसलिए NaCl में एग्जाम्पल दिया जा सकता, बट आप समझ सकते हो। हाँ, सॉलिड होता तो कह सकते थे, लेकिन और वो भी सॉलिड भी जनरली जब आयंस के साथ बनता है, ठीक है ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो कह सकते थे। अभी भी तुम वो अपने मन के अपने समझाने के लिए बोलो, क्या बुराई है उसमें? लेकिन मेन मुद्दा अभी फिलहाल हम लोग का उस पर फोकस ही नहीं है, क्योंकि हम अब बॉन्डिंग से बाहर आ चुके हैं। अब हमारी कहानी चली थर्मोडायनेमिक्स से। मतलब हमारा मेन मुद्दा बस इतना है कि अगर मैं ये फॉर्म करूंगा तो मुझे कितनी हीट मिलेगी, या मुझे इसको फॉर्म करना तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, बस ये मेन मुद्दा है। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? एक्सोथर्मिक के बारे में कहानी खत्म कर दूं? समझ में आ गया? बहुत अच्छे, जल्दी लिखो अगला टॉपिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट कर लो इसको, जल्दी नोट करो तेजी साथ, ठीक है ना? है ना? लिखो एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट छोड़िए। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखो। द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड, द केमिकल रिएक्शन
विच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड with the absorption of heat energy, the chemical reaction which proceed with the absorption of heat energy है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात चल रही है, ठीक है, ओके। द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स with the absorption of heat energy are called endothermic reactions, अब यानी कि ये रिएक्शन तभी होगी जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, बिना हीट एब्जॉर्ब किए ये रिएक्शन होगी नहीं। अब हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो बताओ किस साइड एब्जॉर्ब हो रही होगी, रिएक्टेंट की साइड कि प्रोडक्ट की साइड? तो अब की बार हम रिएक्टेंट की साइड हीट ऐड करेंगे, अब हमें सराउंडिंग में नहीं मिलेगी, मतलब प्रोडक्ट की साइड नहीं मिलेगी बल्कि रिएक्टेंट की साइड होगी। बोलो समझ में आई कि बात? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, हीट एनर्जी आर कॉल्ड, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। लिखिए जनरली, देखिए जनरली कैसे लिखेंगे, A प्लस बी प्लस क्यू। बोलो ये प्लस क्यू क्या बता रहा है? आपने जब दो रिएक्टेंट को मिलाया तो उसके साथ साथ उसको गर्म करना पड़ा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो बिना टेम्परेचर बढ़ाए या बिना हीट दिए नहीं होती, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती, रूम टेम्परेचर पर नहीं होती हैं, बट अगर उनको आप हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएंगी, रिएक्शन हो जाएगी। समझ गए ना? क्या नहीं, हीट इज नॉट ए कैटलिस्ट, प्लीज कंसिडर माइंड। हम हीट को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते, हीट तो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिएक्शन की। व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बस दूर खड़े खड़े क्या करते रहते हैं, रिएक्शन को, समझ ना, ट्रायंगल गर्म करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, अगर ट्रायंगल अगर यहाँ मैंने ट्रायंगल बनाया है तो इसका मतलब है कि मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। अब गर्म करने का मतलब ये कैटलिस्ट नहीं है। सुनो ये बच्चे, पहले बात मैं बार बार कर रहा हूँ, मतलब किसी भी रिएक्शन में हीट का देना समझो कैटलिस्ट देना नहीं हो, तो रिक्वायरमेंट उस रिएक्शन की, बिना उसके तो हो ही नहीं सकती। कैटलिस्ट तो वो होता है जो बिना रिक्वायरमेंट के आ जाता है, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट नहीं थी पर वो आ गया तो उसने क्या कर दिया, रिएक्शन के रेट को फास्ट कर दिया। जैसे मेरा तुम्हारा झगड़ा चल रहा था तो अब तीसरा कोई बंदा, मतलब अब मेरा तुम्हारा झगड़ा हो रहा है पहले से, बस थोड़ा स्लो हो रहा है, समझ में आ रही बात ना, नॉर्मल अभी बहस चल रही है, अब इसी बीच में कोई तीसरा कूद पड़ा और उसने आकर के इस बहस को क्या कर दिया, और थोड़ा सा हवा दे दी और आग लगा दी, खुद आग लगा के किनारे हो गया अपने आप, उसका ना तो कोई नुकसान हुआ, ना उसको एक मुक्का लगा, ना उसको एक कुछ भी हुआ, ना उसका किसी तरह का कोई नुकसान, जो भी हुआ हमारे बीच में हुआ, बस उसने क्या कर दिया, रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। अब यहाँ उसकी जरूरत नहीं थी, समझ में आ रही बात ना, बस वो आया और आकर उसने रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दिया, एनहांस कर दिया, इसको कहा जाता है कैटलिस्ट। अभी बात समझ आ गई ना, पक्का, बहुत अच्छे। अरे भाई समझ में आ रही बात? अब जैसे मैंने कहा किसी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन की तो रिक्वायरमेंट ही होती है हीट, बिना उसके वो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, मतलब मेरा तुम्हारा झगड़ा ही नहीं होगा, ठीक है, अगर हीट नहीं प्रोड्यूस हुई, क्लियर। लेकिन वो झगड़ा अगर पहले से हो रहा है और उसमें कोई आके कैटलिस्ट मिला दो और वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे बस, तो उसको कैटलिस्ट कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे मन में हो सकता है शक आ रहा हो कि जनरली जो इस एरो के ऊपर लिखे जाते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, मैं समझ गया तुम्हारी बात को, इस एरो के ऊपर जो लिखे जाते हैं कैटलिस्ट, बिल्कुल गलत सोच है ये आपकी। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसे भी होता है। देखो सुनो, अभी जो मैंने अभी 2 मिनट पहले लिखी थी ना रिएक्शन, C+O2 गिव्स आउट CO2, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, C+O2 गिव्स आउट CO2, इससे कोई मतलब थोड़ी है, वो तो खाली यहाँ लिखने के लिए है। यानी कि किसी भी रिएक्शन में यहाँ लिखे हुए जो टर्म है वो जरूरी नहीं कि कैटलिस्ट ही होंगे, समझ गए ना, वो कई बार रिएजेंट भी होते हैं। रिएजेंट का मतलब जो रिएक्टेंट में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर। जैसे क्या हुआ, ये बच्चे से ध्यान दो, मैंने कहा मान लो 2 रिएक्टेंट के बीच रिएक्शन हो रही है, एक तीसरा और जरूरी है, जैसे मैंने क्या कहा, सनलाइट और जरूरी है, मान लीजिए कि वो रिएक्शन सनलाइट के बगैर नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्लियर है, तो फिर वो सनलाइट भी समझो एक तरीके से रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रही है वहां पर, ऐसे कैटलिस्ट नहीं, क्लियर है, बहुत अच्छे। अब यहां जाओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन की जनरल रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, तो A प्लस बी को मैंने क्या दिया, हीट दिया, रिएक्टेंट को मैंने पहले हीट दे दी, फिर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो बना क्या प्रोडक्ट, C प्लस डी। ये हो गया जनरल रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं इस प्लस के Q को उधर ले जाऊं, वो तो क्या लिखा जाएगा, A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी माइनस Q। फिर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी रिएक्शन में यहां माइनस Q लिखा है तो समझ जाइएगा वो एंडोथर्मिक है,
इधर माइनस क्यू होना या इधर प्लस क्यू होना एंडोथर्मिक बताता है, उधर प्लस क्यू होना इधर माइनस क्यू होना एक्सोथर्मिक बताता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब बता इसका डेल्टा एच कितना होगा? पहली बात तो मैं आपसे पूछूंगा इन दिस केस एचपी बताइए ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा? जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट के पास अपनी जितनी एनर्जी थी वो तो है ही, रिएक्टेंट के पास अपना जितना हीट कंटेंट था वो तो है ही, हमने और ऐड कर दिया उसमें, तब जाकर के उसकी हीट बढ़ के तब वो प्रोडक्ट बना। क्लियर? तो अभी प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगी। HP इज ग्रेटर देन HR, इसलिए HP माइनस HR क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पॉजिटिव। HP माइनस HR को ही क्या कहते हैं? डेल्टा H। इसलिए डेल्टा H जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का पॉजिटिव होता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव होता है। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? नहीं। अब आइए एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना? देखो पहला एग्जांपल है ये N2 प्लस O2। बोलो N2 क्या? लिक्विड या गैस? गैस। नाइट्रोजन गैस प्लस O2 बताओ क्या? गैस। गिव्स आउट, कोई बताएगा रिएक्शन क्या होगी? देखो कौन बताएगा? प्रोडक्ट N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO। ये तो रिएक्शन पढ़ी हुई है आप लोगों की यार 10th क्लास में, ठीक है ना? ये भी गैस होती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी क्या होती है? गैस होती है। बोलो इतनी बात समझ में कि नहीं? अब क्या किया यहाँ पर, बहुत ध्यान सुनना, ये ऐसे नहीं लिखनी थी बल्कि मुझे ऐसे लिखनी थी, प्लस 180.5 किलो जूल इज इक्वल टू 2NO। क्या समझे? मतलब मुझे इस रिएक्शन को नाइट्रोजन, आप खुद बताओ, नाइट्रोजन इज ए रिएक्टिव गैस और ए नॉन रिएक्टिव गैस? नॉन रिएक्टिव। क्लियर है? अगर नाइट्रोजन बहुत रिएक्टिव होती तो भाई हवा में ही नाइट्रोजन भी मौजूद है और हवा में ही ऑक्सीजन भी मौजूद है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर तुरंत क्या बनाया करती? NO। कहते अब मैंने इंसानों के लिए ना ऑक्सीजन छोड़ी ना नाइट्रोजन, सब मिलके क्या बन गया? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO बन गया। पर नहीं बनता नेचुरली, देखो कितना काम का है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिसने बनाया उसने सोच समझ के बनाया सब कुछ, ठीक है ना? मतलब N2 प्लस O2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जबकि कितनी बढ़िया मात्रा में हवा में मौजूद है ना नाइट्रोजन, अच्छा खासा 73%, ऑक्सीजन भी ठीक ठाक कंटेंट है ऑक्सीजन का भी हवा में, लेकिन दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते जनरल सिचुएशन में। कारण क्या है? क्योंकि इतनी हीट हम उसको दे नहीं पाएंगे, नॉर्मली इतनी हीट मिलेगी नहीं, नॉर्मल सिचुएशन में इतनी हीट मिलती नहीं, नाइट्रोजन रिएक्ट होती नहीं, मतलब नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं होती, और रिएक्टिव नहीं होती तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ उस तरह से रिएक्शन नहीं करेगी। अब बताओ, अब ऐसी रिएक्शन है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर या नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती। इसके लिए अगर मुझे अब मजबूरी बन गई, अगर मुझे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है तो मुझे बाहर से हीट देनी पड़ेगी। ये हीट क्यों देनी पड़ेगी? जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक नए बॉन्ड बनेंगे नहीं, और जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं और नए बॉन्ड बनेंगे नहीं तब तक रिएक्शन होगी नहीं। क्योंकि रिएक्शन के होने के लिए जरूरी शर्त होती है पुराने बॉन्ड टूटना, नए बॉन्ड बनना। नाइट्रोजन के पुराने बॉन्ड कौन था? ट्रिपल बॉन्ड। N2 में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। O2 में क्या है? डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इतनी आसानी से नहीं टूटता। ऑक्सीजन को देखकर लालच में नहीं आता नाइट्रोजन, कहता मेरा पहले ही बहुत स्टेबल हूं मैं तो। N2 कहता मैं ऑलरेडी बहुत स्टेबल हूं। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3 है ना? ये सब भी गलत करके आए हैं टेस्ट में, ठीक है ना? गलत बात। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, और बॉन्ड एंथैल्पी अच्छी खासी होती है। बॉन्ड एंथैल्पी, वो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका मतलब ये कहां से? ये वही है सब, ये हमें देनी पड़ रही है बाहर से। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। समझ में आ गई बात ना? इधर O2 में भी अच्छा खासा बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन अकेले होती, ऑक्सीजन अगर एटॉमिक फॉर्म में होता तो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। अगर एटॉमिक फॉर्म में होता है, एटॉमिक फॉर्म अकेला O, जिसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। बट O2 जब होता है तो ये अच्छा खासा स्टेबल होता है, ये भी रिएक्ट करना नहीं चाहता जनरली, समझिए ना? बट फिर भी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये कहता है यार आ जाओ मेरे साथ रिएक्ट कर लो, बट ये कहता नहीं करना है। अब इसको रिएक्ट कराने के लिए मुझे बाहर से क्या देनी पड़ गई? एनर्जी। इसलिए कैसी रिएक्शन? एंडोथर्मिक। क्या बना? 2NO। बोलो को डाउट हो तो? यही रिएक्शन को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO, और माइनस का कितना? माइनस का 180.5 किलो जूल। और क्या मैं इसी का डेल्टा H आपसे पूछ सकता हूँ? तो आप बताएंगे कितना आएगा डेल्टा H? बोलो पॉजिटिव। डेल्टा H बराबर प्लस का आएगा, प्लस का 180.5 किलो जूल। अच्छा, इसके आगे प्लस माइनस लगाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस ये मत कहना कि ऑब्वियसली प्लस होगा भैया जहाँ नहीं लगाया। बेहतर होता है कि प्लस माइनस लगा देना चाहिए, क्योंकि प्लस शो करता है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और माइनस शो करता है यहाँ डेल्टा H के साथ, वहाँ नहीं यहाँ। तो डेल्टा H यहाँ नेगेटिव होना एक्सोथर्मिक, डेल्टा H यहाँ पॉजिटिव होना एंडोथर्मिक। बोलो को डाउट हो तो? नहीं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है ना? देखो पहली रिएक्शन हो गई, एक और देख लो, ठीक है ना?
H2 प्लस I2, देखिएगा H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI, H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। इसका डेल्टा H कितना होता है 53.9 किलो जूल। अब है ना, अब तुम कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे भैया ये सब याद करने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये जब तुमसे पेपर में पूछा जाएगा, पेपर में अगर केवल आया डेफिनेशन कि डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक एक एग्जांपल याद कर लो, वो भी कर लो तो बहुत बड़ी बात। मतलब इतना तो याद ही कर सकते हो, ये रिएक्शन तो याद रह जाएंगे कि N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO, और ये कैसी होती है एंडोथर्मिक। तो इसके साइड में इसकी वैल्यू अगर याद नहीं रही हीट की तो बस क्यू लिख देना, जहां आपको लग रहा है वहां क्यू लिख देना, बस दिखाना यही है। लेकिन कि एंडोथर्मिक है तो अगर इधर लिखोगे तो किस में लिखोगे? माइनस में। इधर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? प्लस में। समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं? और ये जनरल रिएक्शन भी लिख देना है, ठीक है ना? ओके, नोट कर लो जल्दी से। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या बचे? लगा तो है ना? वेरी गुड। अच्छा, ये डेल्टा H क्या है यहाँ पर? प्लस का 53.9। बताओ अगर ये प्लस का 53.9 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। यहाँ क्या लिखूंगा? माइनस का 53.9 किलो जूल। बोलो कोई डाउट हो तो? बहुत अच्छे। अगर तुमसे मैं पूछ बैठा, देखो कितने लोग इतने समझदार हैं, देखना चाहूँगा कितने लोग मेरी बात को वाकई में सीरियसली सुन रहे हैं या बस अपना उनको मज़ा आ रहा है कि सर मज़े के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग मज़े से देख रहे हैं बस, खाली है ना, खाली देखना भर अगर आपका है ना उद्देश्य तो बहुत गड़बड़ है भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा काम कर रहा हूँ अपना जितना मुझे करना चाहिए, बस अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना उसमें से ले रहे हो, ठीक है ना। मैं तुमसे एक सीधा सवाल कर रहा हूँ, बताओ हाइड्रोजन आयोडाइड का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? पहली बात तो बताओ, हाइड्रोजन आयोडाइड को फॉर्म करने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या हीट एनर्जी इवॉल्व होगी? पहली बात जरूरत पड़ेगी। अगर मैं हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराना चाहता हूँ और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना चाहता हूँ तो ये रिएक्शन कराने के लिए मुझे बाहर से हीट देनी पड़ेगी, इसलिए इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। बोले इतने में कोई डाउट हो तो? चलो जी, अब ये डाउट नहीं है तो मेरे को अब जरा इतना बता दो कि भाई अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड का 1 मोल बनाना चाहता हूँ, 1 मोल, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी? 53.9 का हाफ। बस ठीक है, अगर ये समझ रहे हैं तो इसका नाम मेरी बात पकड़ पा रहे हैं। हमने इधर जानबूझ के 1-1 मोल लिया, उधर 2 मोल बने, मजबूरी है। रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन हमें बता रही है, बैलेंस रिएक्शन यही स्टोइकियोमेट्री में भी पढ़ते थे हम लोग। जिसको स्टोइकियोमेट्री से समझ में आ गई उसको ये भी समझ में आ जाएगा। और ये मैं अभी के लिए नहीं बता रहा हूं, अगले टॉपिक यही सब होंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सब में यही आएगा। समझ गए? बोलो कैसे? ये रिएक्शन हमें बता रही है चीख के कि भैया 2 मोल अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के बनाने हैं तो 53.9 किलो जूल हीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब लेकिन मैंने बोल दिया आपसे मुझे 1 मोल बनाना है केवल, तो हाफ H2 लूंगा, हाफ I2 लूंगा, 1 मोल HI बनेगा। लेकिन जब 1 मोल बनेगा तो हीट भी कम चाहिए होगी। ऐसा नहीं कि भैया 10 मोल बनाने के लिए भी उतनी हीट चाहिए और 1 मोल बनाने के लिए उतनी हीट चाहिए, नहीं नहीं, जितना ज्यादा अमाउंट में बनाओगे उतनी ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी कोई डाउट है? नहीं। 53.9 का हाफ हो जाएगा। इतना अगर पकड़ में आ रहा है तो बस कहने ही क्या है, मजा आ गया, ठीक है ना। अभी तक क्या क्या समझ में आया आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज, जब मैंने वर्ड बोला एंथैल्पी चेंज तो मैं समझो अलग से पूछ रहा हूं, डेल्टा H नेगेटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट is greater than enthalpy of reactant for which reaction? एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। HP ये तो होता ही है भाई। एक बात तो बताओ, जब मैं यहां से किसी प्रोडक्ट को, किसी रिएक्टेंट को जब मैं हीट दूंगा तो और वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो मैंने बाहर से हीट ऐड कर दी ना। मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अपना खुद का हीट कंटेंट था कितना? 200 किलो जो, मान लो इनका दोनों का मिला के अपना हीट कंटेंट, इनके अंदर भी तो एनर्जी मौजूद है, समझ गए ना। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, उसी को मिला के तो कहते हैं इनकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। उसमें मैंने कुछ हीट बाहर से ऐड कर दी तो टोटल हीट कंटेंट अब कितना बन गया? ये। अब ये मिलके ही तो प्रोडक्ट बना, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी? जितनी ये सारी थी मिला के उतनी होगी अब उसके पास। तो बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हुई कि कम हुई? अरे तुम्हारे पास 20 जूल एनर्जी थी, मैंने और 80 दे दी, तो अब 80 लेके कितना हो गया टोटल? 100 जूल। अब तुम प्रोडक्ट बन गए, अब तुम नए वो नहीं रह गए, अब तुम कुछ नया बन गए हो। और एनर्जी कितनी होगी? मैं दे रहा हूँ 80, वो तो मैं सराउंडिंग हूँ। इस रिएक्शन के लिए हम सब सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग ने हीट दी है, क्लियर। और इसने हीट एब्जॉर्ब की है, हीट एब्जॉर्ब करके ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? क्लियर। जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी अब पक्का रिएक्टेंट से ज्यादा ही होगी, क्लियर। बढ़ जाए आगे।
ठीक है। क्या नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। सुनो एक मिनट, सुनो भाई ध्यान सुनो। मैंने बताया कि भाई ऑक्सीजन, ये बच्चे इधर ध्यान दो, पहली बात मैं आपसे कंपेयर करा रहा हूं। अगर तुमसे कोई पूछे बताओ N2 में और O2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो बोलेंगे O2 ज्यादा रिएक्टिव। N2 बहुत कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। मतलब अगर गैसेस में आपको देखना है तो बहुत ही कम रिएक्ट करने वाली गैसेस में से एक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। अगर वो रिएक्ट किया करती ना तो हमारी इस दुनिया में ना इतना नाइट्रोजन कंटेंट मौजूद है हवा के अंदर कि वो सारी चीजों के साथ रिएक्ट कर करके क्या कर चुका होता, सबको बदल दिया करता। समझ गए ना? लेकिन नाइट्रोजन ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, इसीलिए फूड पैकेजिंग में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन का, क्योंकि उसके अंदर फूड पैकेट में जब हम नाइट्रोजन डाल देते तो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है ना? खाने के साथ फूड आइटम्स के साथ में क्या नहीं करता? रिएक्ट नहीं करता। क्लियर? अब नाइट्रोजन से कम ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन O2, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी वो रिएक्टिव है। बट अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना हो, एटॉमिक फॉर्म में हो, तो फिर हाईली रिएक्टिव। क्यों हाईली रिएक्टिव? समझिए, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। यहां ध्यान लगाओ, ये थी मेरी ओजोन। मान लीजिए क्या है O2 O3, मतलब ओजोन का डिकम्पोजिशन कर दिया मैंने, तो ओजोन के डिकम्पोजिशन से बच्चों बन जाता है क्या? O2 प्लस O। ये जो ऐसे ब्रैकेट के अंदर O लिखा रहता है ना, इसी O को कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन मतलब अभी अभी पैदा हुई ऑक्सीजन, अभी अभी फॉर्म हुई ऑक्सीजन। इसको अभी अभी फॉर्म हुई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो अभी अभी फॉर्म होती है वो इतनी रिएक्टिव होती है कि कुछ भी मिल गया ना उसको रिएक्ट करने के लिए, मतलब जिससे वो रिएक्ट कर सकता हो, वो तुरंत उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन जब ओजोन से टूटकर अलग हुआ तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट अब नहीं रह गया। उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 6। कहा जब तक मेरा ऑक्सीजन के साथ काम चल रहा था, जब तक चलाया। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ एक O जबरदस्ती जुड़ा था ना, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनते हैं ना, ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ना। ये वही वाला O है जिस O को एक O ने क्या दे रखा था? अपना लोन पेयर। उससे अपना लोन पेयर लिया, इसको बाहर कर दिया कि भाई जाओ, बस अब तुम्हारा मेरा काम जितने दिन चलना था चल गया, अब मेरा वापस करो, जाओ। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है जनरली, अपना इलेक्ट्रॉन कब जब भी मन चाहे तब भी लोन पेयर अपना वापस ले सकता है। क्लियर? बहुत अच्छे। अब O2 से जब उसने अपना लोन पेयर लेके इसको अलग कर दिया तो ये बिल बिलाने लगा कि यार अभी तक तो मजा आ रहा था, काम चल रहा था, मजे में स्टेबल थे, जुड़े हुए थे किसी के साथ, अब लेकिन भाई मैं अलग हो गया, फिर ये ढूंढेगा किसी ना किसी को रिएक्ट करने के लिए। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, रिएक्ट कर जाएगी फौरन। समझ गए ना? जैसे किसके साथ कर जाएगी? कार्बन का कोई कण मिला, कार्बन का एक एटम मिला, ऑक्सीजन का ये एटम तुरंत साथ मिलेगा और बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ रही बात ना? कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। क्लियर है? और अगर ये ऑक्सीजन ऐसे ही बनती जाए तो ये किसी न किसी साथ रिएक्ट करती रहेगी रिएक्शन। अभी कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट डालो, हीट कैपेसिटी। ठीक है ना? ठीक है, हीट कैपेसिटी लिखिए, बहुत काम की बात है भाई। अब यहाँ के बाद बार बार फिर न्यूमेरिकल पोर्शन आने वाला है। इसके बाद हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, पहले हम हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, फिर मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात ना? ये सारे टर्म्स एक साथ पढ़ने हैं लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। मतलब हीट कैपेसिटी, सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया होगा ना अब तक? बहुत बढ़िया, जल्दी कर लो। ठीक है ना? जितनी जल्दी हो सके। भूलिएगा ना इस बात को जो बताई है कि भाई HP बड़ा होगा, HR छोटा होगा, HP छोटा है। इसी से क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल पेपर में, जो कंपटीशन में क्वेश्चन भी आते हैं वो भी यहीं से आते हैं। ठीक है? बढ़ जाएं, अरे बढ़ जाएं भाई। लिखो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी पहले बिना टेंशन लिए चुपचाप लिख लो, फिर समझाऊंगा आराम से। लिखो हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। लिखिए, बात ना करिए। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, RAISE, रेज। ठीक है ना? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम। जोर दे के बता रहा हूं, ध्यान दे, आप भी जोर दे के समझिएगा क्वेश्चन, इस डेफिनेशन को। सॉरी, the amount of heat required to raise the temperature of a system, to raise the temperature of a system by 1 degree,
या थ्रू 1 डिग्री, बात एक ही होती है, थ्रू 1 डिग्री। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम थ्रू 1 डिग्री। किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को ही कहा जाता है उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी। उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी, बार बार बोल रहा हूं, हो गया ना, पूरा हो गया, लिख लिया ना। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम थ्रू 1 डिग्री इज नोन एज हीट कैपेसिटी। समझ लो ना, बहुत अच्छे। इसका क्या मतलब हुआ, पहले लिख लो। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, पहले तो लिखो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, बड़ा सी से बनाइएगा इसको, है ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, और फिर इसका बस मतलब समझ करके यहीं पे विराम देंगे आज के लेक्चर को। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग क्या, हीट कैपेसिटी के बाद का पूरा पोर्शन, का मैथमेटिकल पोर्शन, और इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा। और जो तुम सवाल कर रही थी कल कि भैया टेम्परेचर तो केल्विन में लो चाहे सेल्सियस में सेम ही होता, नहीं होता, टेम्परेचर अलग अलग होता है, बस टेम्परेचर का चेंज सेम होता है। सुनो भाई, कल एक सवाल उठा था यहाँ पर कि भैया टेम्परेचर तो केल्विन में और सेल्सियस में सिमिलर ही होगा, सेम नहीं होता, टेम्परेचर का चेंज सेम होता है। बताओ, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया तो केल्विन में कितना इंक्रीमेंट आया? नहीं ये गलती कर रहे हो। अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया तो केल्विन में कितना इंक्रीमेंट आया होगा? वो भी 1 ही डिग्री का आया होगा। अभी 24 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा के 25 डिग्री सेल्सियस किया ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया ना, तो केल्विन में भी कितना राइज हुआ होगा? 1 ही डिग्री राइज हुआ होगा, बस 1 डिग्री। तो ये था वो कि चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन और चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या होता है? सेम होता है। पहले सुनो अब ध्यान से, क्यों भाई बताओ, एक गधे ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दे लो। 0 डिग्री सेल्सियस, सुनो, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन? 273 केल्विन। कितना केल्विन? 273 केल्विन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 1 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन? 274 केल्विन। नहीं समझे? 274 केल्विन। क्योंकि अगर किसी को भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 ऐड करते हैं। बेहतर तो यह है कि 273 ऐड नहीं करते बल्कि 273.15 ऐड करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 273.15 केल्विन। याद रखिएगा, बेहतर होता है। लेकिन हम न्यूमेरिकल करते समय 273 ऐड करेंगे अपने फायदे के लिए। जैसे 10 को हम g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 9.8 के बजाय क्या लेते हैं? 10। वैसे ही 273.15 के बजाय क्या ले लेते हैं? 273 केल्विन अप्रॉक्स में। बात समझेगी ना? तो 0 डिग्री मतलब कितना? 273.15, और 1 डिग्री मतलब कितना? 274.15। बताओ सेल्सियस में कितना बढ़ा? 1 डिग्री। केल्विन में कितना बढ़ा? 1 डिग्री। तो राइज इन टेम्परेचर। इसीलिए तुमसे अगर कोई सवाल कर बैठे कि बताओ केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के जो डिवीजन होते हैं वो इक्वल होते हैं या डिफरेंट होते हैं? केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के जो डिवीजन होते हैं वो बराबर होते हैं, बराबर चौड़ाई के होते हैं। समझ में आ रही बात ना? कारण क्योंकि सेल्सियस वाले स्केल में सबसे नीचे रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, सबसे ऊपर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन वाले स्केल में सबसे लोअर पॉइंट पे लिखा होता है 273, सबसे अपर पॉइंट पे लिखा होता है 373। तो 273 मतलब क्या? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या? 373। क्लियर है इतनी बात? आज मैंने केवल आपको राइज इन टेम्परेचर बताया, अभी ये नहीं बताया कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। मैं फिर कह रहा हूं, आज केवल डेफिनेशन लिखवा छोड़ दिया। यहीं से अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। श्योर? बहुत अच्छे। चलिए आगे तक आप